वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसका वजह यह है कि हमारे पास यूनिट 6 में एक टॉपिक है, वो है राष्ट्रपति। और इस आर्टिकल में राष्ट्रपति का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी प्लस मुख्य कानून अधिकारी भी होते हैं कौन? भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 में इनके बारे में बात की गई है। और इनकी नियुक्ति या फिर इनका कार्यकाल देखा जाए तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इनकी योग्यताएं हैं, भारत के महान्यायवादी में उन सभी योग्यताओं का होना जरूरी है जो सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जरूरी होता है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो उन्हें क्या क्या होना चाहिए? वह भारत के नागरिक हों, वो हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जज के रूप में काम करने का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 वर्ष का, या फिर किसी हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव हो। वकालत कितने साल की? 10 साल की। या फिर राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों के योग्य व्यक्ति हों। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, निश्चित नहीं, व्यवस्था नहीं, तय नहीं। क्या निश्चित नहीं है, किसकी व्यवस्था नहीं है, और क्या तय नहीं है? तो महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। महान्यायवादी को हटाने के लिए भी संविधान में कोई मूल व्यवस्था नहीं है। महान्यायवादी का पारिश्रमिक भी संविधान में तय नहीं है। तो कार्यकाल निश्चित नहीं है, हटाने की प्रक्रिया व्यवस्थित नहीं है, और पारिश्रमिक भी तय नहीं है। फिर हम देखते हैं कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। त्यागपत्र या हटाया जाना, महान्यायवादी अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। तात्पर्य यह है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पद मुक्त हो सकते हैं। परंपरा यह रही है कि जब सरकार मतलब कि क्या मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे तो उसे बदल दिया जाए, किसको? सरकार को। तो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को भी त्यागपत्र देना ही होता है, क्योंकि भारत के महान्यायवादी को जो उनकी नियुक्ति होती है वो सरकार की सिफारिश पर ही की जाती है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही होती है। तो जब इनको चेंज करेंगे तो इनको भी अपना त्यागपत्र देना कंपलसरी है। महान्यायवादी के कार्य और शक्तियाँ, पावर्स, तो भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दें जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। विधिक स्वरूप, कानूनी रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों, या फिर संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करें। ये सब इनके कार्य हैं। राष्ट्रपति महान्यायवादी को कुछ कार्य अपने तरफ से भी सौंपते हैं, जैसे कि भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश हों। ठीक है। फिर संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करें। सरकार से जुड़े किसी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई का इनके पास सुनवाई का अधिकार हो। ठीक है। फिर आता है कि भारत के महान्यायवादी से जुड़े अनुच्छेद, ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन से 3 हैं जो महान्यायवादी से जुड़े हैं, या फिर पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा एक है जो महान्यायवादी से नहीं जुड़ा है। आर्टिकल 76 जो कि हमने पढ़ा ही था, भारत के महान्यायवादी होंगे। ये भाग 5 का है। ठीक है। फिर आर्टिकल 88 महान्यायवादी के संसद के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े हुए अधिकार। आर्टिकल 88 में 88 में आर्टिकल 105 अनुच्छेद 105 में महान्यायवादी की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा के बारे में वर्णन किया गया है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।